Hello students, welcome to this social science class, and today we are going to take the second chapter of our book Democratic Politics. उसमें से हम second chapter आज लेने वाले हैं. The first one we have already done, power sharing, और जो दूसरा chapter है that is federalism. We are going to study about federalism. Now in the previous chapter, अब जिसमें हमने पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा था, what did you study? You have studied about two types of power sharing. One is horizontal power sharing and the other is vertical power sharing. Horizontal power sharing जिसमें equal level पे powers share किए जाते हैं, and that is about parliament, executive, judiciary, ये सब हमने देखा था उसमें. And जो दूसरा है वो है vertical power sharing जिसमें the levels of the government share their powers with each other, and that is what is the basis of federalism. Federalism क्या है? जिसमें कि vertical power sharing की जाती है. It is basically the division of powers between different levels of the government. ठीक है? So first we are taking the definition of federalism. What is federalism? It is a system of government in which the power is divided between a central authority and the various constituent units of the कंट्री. एक कंट्री में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो कि नेशनल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, उसको और भी बहुत सारे नामों से बुलाते हैं. दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. और ये अपने पावर्स शेयर करती है विद द सबऑर्डिनेट यूनिट्स, वी कैन से द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. बेसिकली जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं उनके साथ पावर्स शेयर करती है. दिस सिस्टम इज कॉल्ड फेडरलिज्म. ठीक है, वंस अगेन वी आर टेकिंग द डेफिनेशन. क्या है डेफिनेशन? ये वो सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या होंगे? द प्रोविंसेस, द स्टेट्स, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ अ कंट्री. तो जब इनके बीच में पावर शेयर की जाती है इसको हम फेडरलिज्म कहते हैं. सो हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन फेडरलिज्म? एटलीस्ट two tiers of government, or we can say two levels of government are required for federalism. ठीक है, फेडरल सिस्टम किसी भी कंट्री को फॉलो करने के लिए कम से कम 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होना ज़रूरी है. और वो कौन से लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं? फर्स्ट वन इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द एंटायर कंट्री, और वी कैन से द सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट. ये क्या इसका क्या रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसका क्या रोल है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सम सब्जेक्ट्स विच आर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, और वी कैन से विच आर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिस पे यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती है पूरी कंट्री में. वो सब्जेक्ट्स के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, और या फिर हम कह सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट की या नेशनल गवर्नमेंट की. और जो सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है वो क्या होता है? द अदर्स आर द गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स. प्रोविंसेस या स्टेट्स की गवर्नमेंट विच आर मोर ओवर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द वर्क. जो भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि जैसे डिफेंस हो गया एक कंट्री का, तो डिफेंस जो है वो एक स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं हो सकती. ठीक है, लाइक फॉरेन अफेयर्स है, दैट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी. क्योंकि पूरी डिफेंस जो है वो हर स्टेट अपना अलग अलग आर्मी नहीं रख सकती. आर्मी पूरी कंट्री की एक आर्मी होगी. ठीक है, सिमिलरली फॉरेन अफेयर्स है तो फॉरेन रिलेशंस मेंटेन करना है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो द स्टेट्स कैन नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज़. क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक स्टेट जो है वो एक कंट्री के साथ कॉर्डियल रिलेशंस में है, दूसरा स्टेट जो है वो उनके साथ कॉर्डियल रिलेशंस में नहीं है. या तो पूरी कंट्री एक कंट्री के साथ रिलेशन बनाएगी या तो फिर कोई भी स्टेट नहीं बनाएगा. ठीक है, दैट इज़ द थिंग कि ये कॉमन इंटरेस्ट की सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर लेजिस्लेशंस बनाने का या उनके ऊपर डिसीजंस लेने का अधिकार किसके पास है? केवल सेंट्रल अथॉरिटी के पास. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि स्टेट लेवल पे ज़्यादा अच्छी तरह डील किया जा सकता है. लाइक अगर एग्रीकल्चर की बात करें हम, एग्रीकल्चर जो है वो एक स्टेट की अथॉरिटी है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, जो क्लाइमेट है, वेदर है, सर्कमस्टांसेस है, वो हर स्टेट के अलग अलग होते हैं. तो उनके ऊपर पॉलिसीज़ बनाने का अधिकार किसको होना चाहिए? एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को होना चाहिए.
ठीक है। लाइक पुलिस है, जो लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, वो हर स्टेट की अपनी अथॉरिटी है कि उनको अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, पुलिस सिस्टम को मेंटेन करना है। सो दिस इज़ द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इनके ऊपर जो लेजिस्लेशंस का राइट है वो किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। सो दीज आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दैट मीन्स नो लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेयर विद द अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, दोनों जो है इंडिपेंडेंट हैं, दे आर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू इन देयर पर्टिकुलर फील्ड्स, और उनको एक दूसरे के सब्जेक्ट्स में इंटरफेयर करने का राइट नहीं है। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अपोजिट क्या हो सकता है? अगर हम बात करें कि हमने पावर को डिवाइड किया हुआ है, या स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर है, उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर है, इसके विपरीत जो सिस्टम होता है वो होता है यूनाइटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इन विच द होल पावर इज़ विद इन वन सेंट्रल अथॉरिटी। एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास जब सारे पावर्स होते हैं और वो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, लाइक दे कैन हैव देयर सबऑर्डिनेट यूनिट्स ऑल्सो, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हो सकते हैं जो कि उनके सबऑर्डिनेट होते हैं। दैट मीन्स उनको ऑर्डर देने का अधिकार या उनको राइट देने का अधिकार किसके पास है? सेंट्रल अथॉरिटी के पास। तो सेंट्रल अथॉरिटी उनको राइट दे भी सकती है, एंड व्हेनेवर इट वांट्स इट कैन विदड्रॉ द राइट्स ऑल्सो, वो उनसे विदड्रॉ भी कर सकती है। तो ये वाली सिस्टम क्या कहलाती है? यूनाइटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो यही है, फेडरल वर्सेस यूनाइटरी सिस्टम। क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में और क्या हम उसमें देख सकते हैं? यूनाइटरी सिस्टम में क्या है? ओनली वन गवर्नमेंट, ओनली वन सेंट्रल अथॉरिटी। इट कैन हैव इट्स सबऑर्डिनेट यूनिट्स बट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। वो सेंट्रल अथॉरिटी से इंडिपेंडेंट नहीं है, वो उसके अंडर में ही काम करते हैं। तो दैट मीन्स द मेजर राइट इज़ फॉर द सेंट्रल अथॉरिटी ओनली। जबकि फेडरल सिस्टम में क्या होता है? देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं जो कि क्या काम करते हैं? विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे कैन मेक द डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स, और वो इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यूनाइटरी सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑलवेज हैव द राइट टू पास ऑर्डर्स टू द सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट। उसको ऑर्डर दे सकती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल अथॉरिटी डू नॉट हैव द राइट टू ऑर्डर टू पास एनी काइंड ऑफ ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट और टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वो उनको ऑर्डर्स नहीं पास कर सकती है। ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। Now in this united system of government, state government is answerable to the central government. वहाँ पर अगर स्टेट गवर्नमेंट है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स बनाए हैं सेंट्रल अथॉरिटी ने और उनको राइट्स प्रोवाइड किए हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वो कोई डिसीजन लेती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे हमेशा क्वेश्चन पूछ सकती है कि आपने डिसीजन क्यों लिया, इसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू दिस सेंट्रल गवर्नमेंट। But in federal system, state government works independently and it is not answerable to the central government. अगर state government कोई बनाती है, कोई प्लान बनाती है, कोई लेजिस्लेशन अप्रूव करती है, तो उसके लिए उसको सेंट्रल अथॉरिटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर आंसरेबल टू द पीपल। ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी आंसरेबल नहीं है। वो किसको आंसरेबल है? हम वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। फेडरल सिस्टम जो है वो डेमोक्रेसी का एक पार्ट होता है, और डेमोक्रेसी में द गवर्नमेंट्स आर ऑलवेज आंसरेबल टू द पीपल, बिकॉज इट्स इन अ डेमोक्रेसी वी द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट। तो हम लोग गवर्नमेंट जब इलेक्ट करते हैं तो गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज आंसरेबल टू द पब्लिक, टू द पीपल। अगर वो कोई पॉलिसीज़ बनाते हैं तो और लोगों को पसंद नहीं है तो लोग उनको उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एजिटेशंस हो सकते हैं, और दे हैव ऑलवेज हैव द राइट कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो उनको वोट ना करें या उस पॉलिसी के आधार पर वो उस गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर दें। तो दैट इज़ द पावर ऑफ द वोट। तो इसका मतलब क्या है? दैट बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर आंसरेबल टू द पीपल। दोनों गवर्नमेंट, कौन सी दोनों गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट
and central government and the state government, both these government are answerable to the people. This is the difference between federal system and unitary system. Unitary system is always have the major powers, जिसमें central authority के पास सारे powers हैं, और federal system में powers are well distributed within the different levels of government. Our next topic is key features of federalism. Students, this is very important topic. ये topic आपको clear हो जाएगा, then you will get a clear understanding of what federalism is all about. So try to understand. First is, this is very basic thing that कि federalism में क्या होता है, 2 or more tiers of government. There are 2 or more tiers of government. वो मैंने आपको पहले बताया that at least 2 tiers of government, 2 levels of government होना ज़रूरी है फेडरलिज्म में. ठीक है, फेडरलिज्म में क्या है, शेयर हो रही हैं चीज़ें, पावर शेयर हो रहे हैं, तो कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए ना जिनके बीच में पावर शेयर हो रहे हैं. तो therefore it is very important to have 2 or more tiers of government. Second point, they have their own jurisdiction regarding legislation, taxation and administration. Who have their own jurisdiction? किसकी बात कर रहे हैं हम? These levels of government. Levels of government का अपना jurisdiction होता है regarding legislation, taxation and administration. कहाँ पर उनके jurisdiction क्या होता है? Jurisdiction मतलब the area, the geographical area which the particular state government is about to rule, or the central government is about to rule, or the subjects for which they have the right to make legislation. जुरिस्डिक्शन की डेफिनेशन आपकी बुक में एक साइड में दी हुई है, रीड इट केयरफुली. जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? दैट इट इज़ बेसिकली वो एक पर्टिकुलर एरिया है, एक जोग्राफिकल एरिया जहाँ पर एक स्टेट गवर्नमेंट या एक सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है. ठीक है, तो और लेजिस्लेशंस बनाती है. तो उनके दोनों के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अपने अपने जुरिस्डिक्शंस होते हैं रिगार्डिंग व्हाट, टू मेक लेजिस्लेशन, जहाँ पर उनका कानून चलता है, उनके लगाए हुए टैक्सेस चलते हैं टैक्सेशन के लिए, एंड उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है. ठीक है, क्लियर. द थर्ड थिंग, द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टियर इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड. ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्बली बोल दिया कि हाँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स हैं या ये स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स हैं. ये वर्बल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है. दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस स्पेसिफिकली डिफाइंड हैं, वहाँ पर लिखे गए हैं कि कौन से पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, कौन से पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं. तो इसीलिए जो उनकी एग्जिस्टेंस है कि ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, और उनकी जो अथॉरिटी है, बोथ आर constitutionally guaranteed. The existence and authority of the central government as well as the state government are constitutionally guaranteed. उनको constitution में mention किया गया है. ठीक है, इसलिए उनको कोई change नहीं कर सकता. The changes in the fundamental provisions of the constitution require the consent of both the government. अगर fundamental provisions of कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस करने हैं तो क्या ज़रूरी है? दैट बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड गिव देयर कंसेंट. उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना है, कोई सुधार करना है, कोई चेंज लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? द प्रॉपर प्रोसीजर शुड बी फॉलोड, और उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के 2/3 मेजॉरिटी से प्रपोजल पास होना चाहिए, एंड देन इट वाज सेंट फॉर रेटिफिकेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट, एंड इट शुड बी रेटिफाइड बाय, इट शुड बी पास्ड बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स. तब जाके ये प्रोविजंस जो हैं इनमें अमेंडमेंट हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में. यू आर गेटिंग मी कि फंडामेंटल ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपने पावर्स ज़्यादा बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज कर ले, या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए या अपने टैक्सेस को बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज कर ले. इट इज़ नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि दोनों की कंसेंट ज़रूरी है फंडामेंटल प्रोविजंस में चेंज करने के लिए. कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज लाना है, उसके जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं उसमें चेंज करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी से लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास होना चाहिए प्रपोजल, और उसके बाद जो स्टेट्स हैं उसमें भी एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स की
मंजूरी होती है, उनकी वोटिंग होती है, देन ओनली द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। ठीक है, उसमें कोई चेंज तभी लाया जा सकता है। सो दोनों को अकेले कुछ भी करने का अधिकार नहीं है, दे कैन नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन अलोन। ठीक है, नेक्स्ट है कोर्ट्स प्ले अ की रोल टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर रोल किसका आ गया? जुडिशरी का। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं दैट इन अ डेमोक्रेसी जुडिशरी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जुडिशरी क्या है? कोर्ट्स जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के आधार पर पावर की डिवीज़न कैसे होगी स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये कोर्ट्स उसको इंटरप्रेट करते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, नॉट ऑलवेज। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है किसी चीज़, किसी मैटर को लेके, किसी सब्जेक्ट को लेके, सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट है कि किसको राइट है इस सब्जेक्ट के ऊपर लेजिस्लेशन बनाने का, देन द कोर्ट्स हैव द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसाइड कि पावर का डिवीज़न कैसे होगा। एंड इनमें भी द सुप्रीम कोर्ट इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इट एक्ट्स एज एन एम्पायर। व्हाट इज रिटन ओवर हियर? द सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर। एम्पायर मतलब उनका जो डिसीजन होगा दैट वुड बी द अल्टीमेट डिसीजन। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा। आ रहा है ये वाला पॉइंट समझ में कि कोर्ट इज अ वेरी की plays a very key role in interpreting the powers of the state government and the central government according to the constitution। constitution में कैसे मेंशन किया गया है डिवीजन ऑफ पावर्स को, इसको इंटरप्रेट करने के लिए कोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो पहले हाई कोर्ट में और उसके बाद भी सेटलमेंट नहीं होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में फाइनल होता है और उस सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट होती है दैट इज़ बाइंडिंग टू बोथ द गवर्नमेंट्स। दोनों उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू दैट मीन्स रेवेन्यू से ही द इनकम, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी या उनके पास इनकम कहाँ से आएगा? स्टेट गवर्नमेंट के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पूरे करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो कहाँ से आती है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मनी कहाँ से आता है? वो पैसा कहाँ से आता है? थ्रू द रेवेन्यू। जो भी वो टैक्सेस लगाते हैं लोगों के ऊपर, जो पब्लिक के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं, हम और आप लोग पे करते हैं जो भी इनकम होती है गवर्नमेंट की, तो वो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली मेंशन्ड टू एंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो उसमें भी कोई क्लैश ना हो, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्लियरली मेंशन्ड है कि किस किस टैक्स को स्टेट गवर्नमेंट लेगी और कौन सा टैक्स कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो दोनों के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू दे आर क्लियरली मेंशन्ड टू एंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब उनको किसी के सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े स्टेट गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। दोनों के पास अपने अपने इनकम जनरेट करने के सोर्सेज हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज the last one, the federal system has dual objectives। that means फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये दो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी एंड सेकेंड वन टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए। ये दो ऑब्जेक्टिव्स क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? कि यूनिटी को प्रमोट करना फेडरलिज्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। कैसे? क्योंकि कभी भी बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं वो सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, दे आर वर्किंग टुगेदर टू मेक अ कंप्लीट कंट्री, टू प्रमोट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्लीट कंट्री। दैट मीन्स यूनिटी को वो प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अब हमारी कंट्री में हम ले लें तो बहुत सारे स्टेट्स सब इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली डेवलपमेंट किसका हो रहा है? अल्टीमेटली प्रोग्रेस किसकी हो रही है? हमारे देश की हो रही है। तो दैट मीन्स दे आर प्रोमोटिंग यूनिटी थ्रू फेडरलिज्म। अगर फेडरलिज्म नहीं होगा या दो स्टेट्स के पास अपने पावर्स नहीं होंगे, सारे पावर सेंट्रल अथॉरिटी के पास ही होंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनमें आपस में डिस्प्यूट्स हों, क्योंकि जहाँ कहीं भी इक्वालिटी नहीं होती वहाँ ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि उनमें डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं। तो
फेडरलिज्म में पावर्स जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं कि हाँ आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपके पास ये पावर्स है, तो देयर आर लीस्ट चांसेस ऑफ गेटिंग क्लैशेस, और इसकी वजह से यूनिटी जो है वो प्रमोट होती है। ठीक है। और दूसरा क्या है, टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। जब बहुत सारे डाइवर्सिफाइड लोग हैं तो वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही वर्क नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक ही जो है वो रूल उनके ऊपर थोप दिया जाए, उनको बाउंड कर दिया जाए ये चीज़ें मानने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेशंस हैं, अगर डाइवर्सिटीज़ हैं तो उनके पास अधिकार भी होने चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपने एरिया को रूल कर पाएँ। ठीक है। सपोज अगर हम एग्जांपल लें अपनी कंट्री का, तो द साउथ इंडिया, द क्लाइमेट, द कल्चर, द एथनिसिटी ऑफ साउथ इंडिया इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो अगर सपोज एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट हो जो कि नॉर्थ इंडिया को भी रूल कर रही है और साउथ इंडिया को भी रूल कर रही है, तो क्या होगा कि कुछ रूल्स ऐसे होंगे जो नॉर्थ इंडियंस के फेवर में होंगे, जो साउथ इंडिया के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, या अगर वहाँ पे ऐसे रूल्स बनाए जाएँ जो साउथ इंडिया को ध्यान में रख के बनाए गए तो वो नॉर्थ इंडियंस को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो इस तरह से दोनों में क्लैशेस हो सकते हैं, या दोनों जो हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसको डाइवर्सिफाइड अगर रीजन्स होते हैं तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पावर्स दोनों के पास अलग अलग हों, क्योंकि अगर डाइवर्सिटी के हिसाब से रूल करना है तो यू हैव टू give powers to them so that they can rule according to their region, according to their culture, according to their requirements. ठीक है। तो this is the very important objective of federalism कि वो डाइवर्सिटी को accommodate करके चलते हैं। ठीक है। आगे समझ में। और एक आइडियल फेडरल, ये these are the 7 features of federalism. Once again we are taking it. 2 या 2 से ज़्यादा tiers of government होते हैं, उनका अपना जुरिस्डिक्शन होता है, मतलब उनका काम करने का जो एरिया है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते। थर्ड थिंग कि उनका एग्जिस्टेंस और अथॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को चैलेंज नहीं कर सकती और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर को चैलेंज नहीं करेगी। द चेंजेस इन द फंडामेंटल प्रोविजंस, कोई भी चेंज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में करना है उसके फंडामेंटल प्रोविजंस में, तो दोनों गवर्नमेंट को साथ में मिलके दोनों की मंजूरी से ही हो पाएगा, अदरवाइज चेंजेस नहीं हो सकते। मतलब एक गवर्नमेंट, अ सिंगल गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देन थर्ड वन की फिफ्थ वन, कोर्ट प्लेज अ की रोल इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी पावर्स हैं वो किस तरह से डिवाइड होंगे या डिस्प्यूट को किस तरह से सॉल्व करना है, वो राइट किसके पास है, दैट पावर लाइज विद द जुडिशरी एंड द सुप्रीम कोर्ट इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी। इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ बाइंडिंग टू फॉलो द वर्डिक्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करवाना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाती है। Then sources of revenue for each level of government are specifically mentioned. Constitution में दोनों के sources of revenue mentioned हैं, जिससे कि उनको अपनी इनकम जनरेट करने में दूसरे के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स नहीं रेज करवाने पड़े और सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से नहीं। तो बोथ द गवर्नमेंट्स हैव देयर फिनेंशियल ऑटोनॉमी। एंड द लास्ट वन कि फेडरल सिस्टम जो है उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो यूनिटी को बढ़ावा देना और रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना। एंड द लास्ट वन, एन आइडियल, एक फेडरल सिस्टम, आदर्श फेडरल सिस्टम में क्या होना चाहिए, एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। कोई भी 2 गवर्नमेंट तभी एक साथ मिलकर काम कर सकती हैं जब दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट हो, मतलब दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट हो और वो एक साथ मिलकर रहने के लिए एग्रीड हो। अगर ये एग्रीमेंट नहीं होगा तो दोनों के बीच में जो सामंजस्य है, जो उनकी हार्मनी है वो मेंटेन नहीं होगी और देयर विल बी क्लैशेस बिटवीन बोथ द गवर्नमेंट्स। तो इसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली द कंट्री विल हैव टू सफ़र। तो कंट्री की प्रोग्रेस हो, कंट्री का डेवलपमेंट हो, सब चीज़ें स्मूथली चले, इसके लिए आइडियल फेडरल सिस्टम में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के बीच में विश्वास होना चाहिए और एग्रीमेंट होना चाहिए दैट वी विल लिव विद हार्मनी टुगेदर। ठीक है। Here we come to the end of this topic and the remaining next topic will continue in the second video.